आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स और पास में सेकंड चैप्टर टाइप ऑफ ऑडिट के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम ऑडिट के टाइप्स की अगर बातें करते हैं तो हम इसको पहले 4 पार्ट में बांटते हैं। इसके बेसिस हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग और स्कोप। इन 4 पार्ट में हम कंप्लीट ऑडिटिंग के सिस्टम को बांटते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब अगर प्राइवेट ऑडिट की बात करें उसको भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म्स ऑडिट और इंडिविजुअल और एनपीओ ऑडिट। अगर हम प्राइवेट ऑडिट की बात करें तो प्राइवेट ऑडिट किसी इंटरेस्टेड पार्टी के द्वारा कराया जाता है। इसमें किसी तरह की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि प्राइवेट ऑडिट ऑडिटर और पार्टी के बीच आपसी सहमति से टर्म एंड कंडीशंस फिक्स करके किया जाता है। यह ऑडिट जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एनजीओ या इंडिविजुअल के लिए कराया जाता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें हमें बुक की रिलेवेंसी देखनी होती है कि बुक में जो एंट्री करी गई है वो रिलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद ये ऑडिट आपको इंश्योरेंस के सेटअप यानी कि इंश्योरेंस क्लेम के सेटअप के लिए भी ये ऑडिट कई बार जरूरी होती है। अब हम बैंक लोन में इस तरह के किया हुआ ऑडिट यानी ऑडिटेड बुक की जरूरत पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपके पास ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा तो बैंक आपको एडुकेट लोन नहीं दे पाएगा। उसके बाद हम सेटलमेंट टैक्स लायबिलिटीज की बातें करते हैं। हमारे पास टैक्स लायबिलिटीज के सेटलमेंट के लिए देखिए इनकम टैक्स में टैक्स लायबिलिटीज के सेटलमेंट के लिए आपको ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट ही मान्य है। उसके बाद हम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं, यानी ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है, ये भी इस ऑडिट से प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम एक साल और दूसरे साल के बीच में कंपेयर करें यानी कंपेरेबिलिटी एश्योर करने के लिए भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेज ये मिलती है ऑडिटेड रिपोर्ट में। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि पार्टनरशिप को मैंने डिफाइन किया था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव कैरीड बिजनेस ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो, कुछ ऐसे भी या ज्यादा लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते। तो वो इसको उसके लिए एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो इस पर विश्वास कर सके, क्योंकि ये ऑडिटेड होता है। अगर पार्टनरशिप के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके या किसी और मैटर को लेके, तो उस समय आपका ऑडिटेड अकाउंट वहां पर रिलायबल माना जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस सब के समय आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी से कोई डीलिंग है तो उस समय भी आपको ऑडिटेड रिपोर्ट ही मान्य होता है और उसी की वैलिडिटी होती है। अब हम इंडिविजुअल और एनपीओ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल को भी ऑडिट में अगर लोन लेना है या टैक्स लायबिलिटी सेटल करना है तो उस समय इंडिविजुअल के लिए भी आपको ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए होता है। एनजीओ को फंड मिलता है
उसके लिए ऑडिटेड रिपोर्ट प्रेजेंट करना होता है। अगर आप ऑडिटेड रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट से मिलने वाले फंड्स आपको नहीं मिलेंगे, या कहीं से और जो डोनर होते हैं उनको ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, यानी कि गवर्नमेंट फंड जो मिला उसका खर्च कैसे किया गया, इन सब के लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट कराते हैं। इसके लिए जो ऑडिट किया जाता है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसमें जितने भी रिसीट एंड पेमेंट ऑफ यूनियन और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उसका हिसाब किताब चेक किया जाता है। अपने स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेट बॉडी के सारे हिसाब किताब की हम बात करते हैं। ऑडिटेड गवर्नमेंट में ऑडिट कंपलसरी होता है। अब हम अगर बात करें कि ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किसको करता है, तो ये ऑडिटेड रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मान लीजिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को के अकाउंट्स की वो जांच करता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर पब्लिक इंटरप्राइजेस का रिपोर्ट है तो वो पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देता है। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एंड मेड कंपलसरी अंडर द स्टैट्यूट। सरकारी आज्ञा से यह ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। इसमें जनरली लिमिटेड कंपनी का ऑडिट, बैंकिंग कंपनी का ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट, कॉर्पोरेट सोसाइटी का ऑडिट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट, ये सारे ऑडिट हम इसके अंदर करते हैं। अब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का ऑब्जेक्ट होता है टू असर्टेन ट्रू एंड fair view of operations and working result by examining profit and loss and balance sheet, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को एग्जामिन करके इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि ये जो प्रेजेंट किया गया है ये सही है और पूरा सही है। अब इसको कंडक्ट कौन करेगा, तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर इसको कंडक्ट करता है। किसके लिए, तो प्रोप्राइटर, पार्टनर, वेरियस इंडिविजुअल, NPO, इस सब के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है और इस ऑडिट का रिपोर्ट हम अपने क्लाइंट को देते हैं, यानी जो ऑडिट कराता है हम उसको देते हैं। अब हम इंटरनल ऑडिट की बातें करेंगे। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शंस है जो लगातार अपने फंक्शंस को इवेलुएट करता रहता है कि हम जो फंक्शंस इम्प्लाइड किए हैं, हम जो फंक्शंस लगा रखा है वो सही चल रहा है या नहीं। अगर स्टैट्यूटरी स्टेटस की बात करी जाए तो ये कंपलसरी नहीं है, या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइज के बिजनेस में जरूरी होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट और इंटरनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस के बारे में बातें करें तो इंडिपेंडेंट ऑडिट आपको ट्रूथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अफेयर्स की बातें करता है, जबकि फंक्शनल ऑडिट आपको मैनेजमेंट किस तरह काम कर रहा है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू सर्व टू मैनेजमेंट, इसकी बातें करता है। ये इंडिपेंडेंट ऑडिट कंपलसरी है, आपको कराना पड़ता है। लिमिटेड कंपनी के लिए अगर बात करें तो कंपलसरी है, लेकिन इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है। आपको मन है तो कराए, ना तो ना कराए। जनरली ये मैनेजमेंट अपने लिए करवाती है।
अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अगर इसमें बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑडिट में क्वालिफाइड ऑडिटर्स अपॉइंट किया जाता है जो शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, जबकि इंडिपेंडेंट ऑडिट में वो उस फर्म का एम्प्लॉय होता है जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट का रिपोर्ट शेयर होल्डर को हम देते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट मैनेजमेंट को दिया जाता है। अब हम लोग अगर फिक्स इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करते हैं, इसमें फिक्स इंगेजमेंट लेटर अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में मिलता है, जबकि इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट फिक्स करता है कि आपको क्या काम करना है। इंडिपेंडेंट ऑडिट कभी कभी होता है, जबकि इंसिडेंटली कंसर्न बोलते हैं, ये डायरेक्ट कंसर्न होता है। अब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं और पीरियड की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑडिट साल में एक बार जनरली ऑन द एनुअल बेसिस होता है, जबकि कंटिन्यूअस ऑडिट थ्रू आउट द ईयर हम करते रहते हैं। अब हम अगर दूसरे पॉइंट पे आए तो वो हमारा आ गया तीसरा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कुछ ही कंपनी है जिसके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है, हर एक कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है। जैसे ब्रिक्स इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसके लिए गवर्नमेंट के गजट में आता है कि इसके कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट, यानी कि ऑडिट टू एग्जामिन एंड रिव्यू वेरियस पॉलिसी एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में आपको ये एग्जामिन करना है कि आपने जो पॉलिसी दिया है और जो एक्शन लिया वो सही से इम्प्लीकेशन हुआ या नहीं। ये कंपलसरी नहीं होता, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की। एग्जामिन ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड्स टू assess the correctness and calculations of tax liabilities। आपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स अथॉरिटी को दिया है वो सही है, और आपने जो कि कितनी टैक्स लायबिलिटीज बनती है इसके लिए जो ऑडिट किया जाता है उसको हम लोग टैक्स ऑडिट बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसके स्टैट्यूटरी स्टेटस के बारे में। तो टैक्स ऑडिट कराना हमारे लिए कंपलसरी है। अब हम चलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट यह बताती है कि कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी काम कर रही है या नहीं, और सभी कानूनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है या नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर एक कंपनी की नहीं की जाती है, जिसकी कैपिटल 2 करोड़ या उससे ज्यादा हो उसी के लिए ये आवश्यक होता है। अगर हम टाइमिंग के बेसिस पे ऑडिटिंग की बातें करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट में स्टाफ लगातार पूरे समय अकाउंटिंग की चेकिंग करता रहता है। इसका जो मेन फीचर है ये पूरे साल चलता रहता है, या फिर एक इंटरवल पर यह ऑडिट कराया जाता है। इसमें एसेट्स लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन लगातार होता रहता है। जैसे जब भी ऑडिटर विजिट पर आएगा तो कैश वेरिफिकेशन करेगा, जब भी ऑडिटर विजिट पे आएगा तो स्टॉक वेरिफिकेशन करता रहेगा, और साल के अंत में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का ऑडिट किया जाता है। ये सभी तरह के फॉर्म के लिए सुटेबल नहीं है, सभी तरह के फॉर्म को ये नहीं चाहिए। ये वहाँ सुटेबल होता है जहाँ फाइनल अकाउंटिंग खत्म, ईयर खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि जब ये फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होगा
आपको तुरंत बाद फाइनल अकाउंट प्रेजेंट करना पड़ता है। या फिर जहां पर इंटरनल ऑडिट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, या जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है और एक रेगुलर इंटरवल पर मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए होता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बातें करते हैं तो इसमें फ्रॉड या एरर का अर्ली डिटेक्शन संभव हो जाता है। टेक्निकल डिटेल्स आपके पास होगा। ऑडिट चूंकि लगातार होता है तो ऑडिटर अपने नए प्लान बनाते हैं, नए सिस्टम्स लागू करते रहते हैं, नए प्लानिंग करते रहते हैं, प्रोसीड्योर नए लाते हैं, तो ऑडिटर की एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और चूंकि ऑडिटर बैठा होता है तो स्टाफ पर एक मोरल प्रेशर पड़ता है जिससे वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करता। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ऑडिटर को पहले पता चल जाता है, ऑडिटर स्टाफ को बता देगा तो हेराफेरी हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है फिगर्स में। क्लाइंट के स्टाफ और ऑडिटर के स्टाफ में मेलजोल बढ़ जाता है जिससे वो कोई फ्रॉड या कोई गलती को छुपा सकता है दोनों मिलके। चूंकि रेगुलर क्वेरीज सेटअप आती रहती है तो रेगुलर क्वेरीज सेटअप नहीं हो पाती। कुछ क्वेरी ऐसी होती है जो अनसेटल्ड रह जाती है, जिसकी सेटअप नहीं हो पाती है। उसके बाद कई बार तो ये स्टाफ के को यानी जहाँ वो जो बंदा वहाँ काम करता है उसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। उसके पास कोई इमरजेंसी काम है, कोई काम करना है, उसमें बीच में ऑडिटर जाकर पूछेगा, टोकेगा, फाइल मंगवाएगा तो उसको डिस्टर्ब होता है। और ये लगातार आपके यहाँ ऑडिटर बैठा होगा तो फर्म के लिए ये एक्सपेंसिव भी होता है। अब हम दूसरे पे चलते हैं, एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट साल के अंत में किया जाता है। इसको फाइनल या कंप्लीट ऑडिट भी बोलते हैं। ये बुक क्लोज होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया जाता है। इसमें एक ही बार ऑडिट वर्ड सिंगल एंड कंटिन्यूअस सेगमेंट एक बार आता है और लगातार काम करके ये चला जाता है। अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं, इंटरनल ऑडिट। जब दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट करा जाता है उसको हम लोग इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। अब हम बैलेंस शीट ऑडिट की बात करते हैं। इसमें बैलेंस शीट में जो आइटम होते हैं सिर्फ उसी का वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम शामिल करते हैं क्योंकि वो भी एसेट्स यानी बैलेंस शीट के आइटम से, कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट के आइटम से जुड़ा होता है, यानी एसेट्स और कैपिटल पर उसका इम्पैक्ट होता है। इसमें ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जहां पर इफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हो। हमारे यहाँ बैलेंस शीट ऑडिट और फाइनल ऑडिट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यूएसए में ये अलग तरह से ट्रीट की जाती है। अब हम लोग स्कोप के बेसिस पे अगर काम करते हैं तो स्कोप में 3 है, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट और डिटेल्ड ऑडिट। अब हम लोग कंप्लीट ऑडिट की बात करते हैं। इसमें सभी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट चेकिंग होती है, यानी कि वाउचर के साथ मिलाना या डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस का किया जाता है। जबकि पार्शियल ऑडिट में किसी स्पेसिफिक बुक का या उस बुक के किसी स्पेशल पार्ट का ही ऑडिट किया जाता है। डिटेल ऑडिट में हम हर एक एंट्री को जो बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ है उसको बुक के स्टार्ट से बैलेंस शीट तक हम ऑडिट करते हैं। इसी के साथ आपका ऑडिटिंग का चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट खत्म होगा। आप तीसरे चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।